जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 84। अच्छा, कल बात चल रही थी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक केटल्स की। तो मोहतरम उसमें इलेक्ट्रिक केटल्स जो कल न्यूमेरिकल के अंदर थी, क्या वो इलेक्ट्रिक केटल्स फॉर सेल थी या फॉर यूज थी? फॉर यूज। इलेक्ट्रिक केटल्स वर परचेज्ड फॉर यूज इन ऑफिस। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अगर यूज के लिए ली जाएं तो उसकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पॉइंट आई के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रिक की कोई भी आइटम लें तो आपको उसकी परचेज के ऊपर 17 लगाने की इजाजत नहीं है, अनलेस के वो आइटम आप जो है फॉर द पर्पज ऑफ सेल लें। तो इधर तो इलेक्ट्रिक केटल्स बेचने के लिए नहीं थी हमने, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर सेल अगर आप लें तो पेज 449 पे लिखा हुआ है, तो सेल के लिए तो नहीं है पॉइंट आई में। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होने की वजह से डिडक्शन नॉट अलाउड हो जाएगी। और ये ली थी फैक्ट्री मैनेजर के लिए और वो जो सुपरवाइजर होते हैं फैक्ट्री में उनके लिए। ओके, सेक्शन 73 में थे हम, वापस आ जाए। नोट के ऊपर लाइन है, फर्दर सप्लायर कैन नॉट क्लेम इनपुट ऑन अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन बैंक। वही जो बात कल चल रही थी कि अगर सेलर और बायर ने ट्रांजैक्शन की है और कैश में की है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो इनको इनपुट नॉट अलाउड हो जाएगा। नोट। अच्छा, ये एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन अवेलेबल है ऊपर वाले पॉइंट्स में। अगर आप सेल करते हैं ना अनरजिस्टर्ड बंदे को, अगर आप सेल करते हैं अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो हमने कहा था अगर आप उससे एनआईसी ना लें तो आपका इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने ऐसे बुरे बच्चे को गाड़ी बेच दी, जिस बुरे बच्चे ने जो है वो आपको अपना एनआईसी नहीं दिया था, तो जो आपने वो गाड़ी जो इस बंदे को बेची, मिसाल के तौर पे एक आपने जो है वो राइस कॉलेज के टीचर को गाड़ी बेच दी, एक आपने जो है वो किप्स कॉलेज के टीचर को गाड़ी बेच दी। किप्स कॉलेज के टीचर ने जो है वो आपको आईडी कार्ड दिखाने से इनकार कर दिया था, तो आपको बीइंग अ सेलर ये सजा मिलेगी कि आप जो है वो सेलर हैं, आपने जो है वो उससे एनआईसी नहीं मांगा, तो आपने जो उसको गाड़ी बेची उसमें आपका इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो लोग हैं ना अनरजिस्टर्ड, अगर इनको आप बेचें, बाकियों की बात नहीं हो रही, अगर अनरजिस्टर्ड लोगों को बेचें और ये लोग पैसे कैश में भी दे दें तो लॉ मेकर कहते हैं इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने और बड़े मसले खड़े किए हुए हैं। अगर ये लोग आपको पैसे होंडा कैश में भी दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, शर्त ये है कि होंडा बस वो पैसे आप अपने बैंक में जमा करवा दो। वो पैसे जब आप अपने बैंक में जमा करवा दोगे तो आपको ये इनपुट, इनको जो गाड़ियां बेची हैं वो क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। एनआईसी मांगना अलग बात है, एनआईसी तो मांगना होता है ना, अपना आईडी कार्ड दो, दूसरा होता है पैसे मांगना। तो गाड़ी बेच के जब आप इनसे पैसे मांगेंगे, अगर ये अनरजिस्टर्ड लोग कहें कि यार हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं है चेक फॉर्म में, हम तो आपको कैश ही दे सकते हैं, तो फिर आप इनसे कैश ले लो होंडा, लेकिन अपने अकाउंट में जमा करवा लो। तो ऐसी सूरत में आपको क्या फायदा मिलेगा? बोले, इनपुट जो उनको गाड़ियां बेची हैं बुरे लोगों को, वो इनपुट आपको क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। सेक्शन 73 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रजिस्टर्ड पर्सन सेलिंग टू Section 73 is not applicable on registered person Honda selling goods to unregistered person. Section 73 उन पे नहीं लगता, यानी अगर बैंक अकाउंट से पैसे निकल के बैंक अकाउंट में पैसे ना जा रहे हो तो कोई हरज वाली बात नहीं है। However, supplier should deposit the cash in his business bank account to claim input. अब जरा उर्दू में सफे के टॉप पे स्टार डाल के लिख लें, यहां पे होंडा अनरजिस्टर्ड बंदे को गाड़ी बेच के कैश रिसीव कर सकता है। होंडा अनरजिस्टर्ड बंदे को गाड़ी बेच के कैश रिसीव कर सकता है। होंडा अनरजिस्टर्ड बंदे को गाड़ी बेच के कैश रिसीव कर सकता है, लेकिन ये कैश उसे अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन ये कैश उसे अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। वरना उस सेल का इनपुट डेड हो जाएगा।
अच्छा यार, ये एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। देखें, हमने कहा था अनरजिस्टर्ड बंदे से अगर आप एनआईसी नहीं मांगते तो आपका इनपुट डेड हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था अनरजिस्टर्ड बंदे को 1 महीने में 1 करोड़ से ऊपर की अगर आप सेल कर दें, चाहे एनआईसी मांग भी लें, तो आपका इनपुट जो है वो डेड हो जाएगा। तीसरी बात आज मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ये तो बड़ी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करें और पैसे कैश में भी ले लें और फिर अपने बैंक में जमा करवा दें, वो चेक ना दे आपको, फिर भी आपको इनपुट क्या हो जाएगा। ये तो रिलैक्सेशन आज पढ़े हैं। तो पॉइंट 1 इज रिलैक्सेशन। अच्छा, हाँ वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा जी, होंडा की बुक्स में डेटर आ रहा है डॉलेंस, और डॉलेंस की बुक्स के अंदर भी कोई ऐसी ही ट्रांजैक्शन है। मिसाल के तौर पे डॉलेंस की बुक्स के अंदर जो है वो कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसे आप कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। सेम पार्टी रिसीवेबल एंड सेम पार्टी पेएबल। एक ही पार्टी से पैसे रिसीवेबल भी हैं और उसी पार्टी को पैसे पेएबल भी हैं। सेम पार्टी रिसीवेबल एंड पेएबल, यानी एक ही बंदे से आपने पैसे लेने भी हैं और एक ही बंदे को आपने पैसे देने भी हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या पेमेंट जरूरी है या फिर पैसे लेने देने को नेट कर लें? नेट कर लें लेने देने को। मिसाल के तौर पे आपने दोस्त को पैसे लेने भी हैं, दोस्त को पैसे देने भी हैं, तो आप आपस में क्या कहते हैं? नेट कर लें। कॉलेज वालों को कोई आपने पुरानी फीस देनी भी है और कॉलेज वालों ने कुछ आपसे पैसे इसी तरह सेट भी करने हैं, तो वो आपस में क्या कर लें? नेट सेटल कर लें। तो सेम पार्टी से रिसीवेबल भी है और सेम पार्टी को पेएबल भी है। कैन बी ऑफसेट इफ सेल्स टैक्स हैज बीन चार्ज एंड पेड बाय बोथ पार्टीज। और आपस में लोग चीजें बेचते रहते हैं एक दूसरे को, तो अगर सेल्स टैक्स हुकूमत तक पहुंच चुका है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एंड रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ कमिश्नर बिफोर एडजस्टमेंट। तो आपस के रिसीवेबल और आपस के पेएबल ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? आपको कोई सजा नहीं मिलेगी कि आपने पेमेंट क्यों नहीं की। इस पे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी आपने पेमेंट क्यों नहीं की। अच्छा, अगला पॉइंट जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इसके लिए 2 शर्त बता दें ये आपस के रिसीवेबल पेएबल सेट करने के लिए। आपस के रिसीवेबल पेएबल सेट ऑफ करने के लिए 2 शर्त बता दें। नंबर 1, सेल्स टैक्स जो बनता है उस सेल के ऊपर, यानी 1 लाख का एसी अगर 1,17,000 का बेचा है तो 17,000 हुकूमत के खजाने में पहुंच चुके हों, पहली ये शर्त है। और दूसरी शर्त ये है रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ कमिश्नर बिफोर एडजस्टमेंट। तो ये 2 शर्त लिख लें, सेल्स टैक्स हैज बीन चार्ज एंड रजिस्टर्ड पर्सन हैज ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। और अप्रूवल ऑफ कमिश्नर आपने ले लिया कि मोहतरम हम ये ट्रांजैक्शन जो है वो करने लगे हैं। ओके, मिसाल के तौर पे होंडा कहती है मैंने तुम्हें गाड़ी के पार्ट्स बेचे थे, मैंने तुम्हारे से 1 लाख लेना है। डॉलेंस कहता है हाँ मैंने तुम्हें 1 लाख देना है। डॉलेंस ये कह रहा है, क्लियर? फिर उसके बाद डॉलेंस कहता है मैंने तुम्हें एसी बेचा, मैंने तुमसे 1 लाख ये वाले लेने हैं। और होंडा कहती है हाँ हाँ मैंने एसी तुमसे खरीदा हुआ है, मैंने तुम्हें ये वाले 1 लाख देने हैं। इसको क्या कहते हैं? बोले सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल। समझ आया? सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल। दोबारा बोले, होंडा ने क्या कहा? मैंने तुम्हें गाड़ी के टायर कुछ बेचे हैं तो मैंने तुमसे पैसे। डॉलेंस कहेगा हाँ हाँ मैंने देने हैं। अच्छा आगे चलें, डॉलेंस कहेगा यार मैंने तुम्हें एसी बेचा है, मैंने तुमसे पैसे लेने हैं। और होंडा कहेगी हाँ हाँ ये वाले पैसे मैंने। आप बता दें एक ही बंदे से लेने भी हैं लाख, एक ही बंदे को देने भी हैं लाख। तो ये पेमेंट्स करने की जरूरत है, इनको आपस में नेट सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर नेट सेटल कर भी लें, लॉ मेकर कहता है कोई हर्ज नहीं, बस 2 शराइत पूरी कर दो, क्योंकि ऐसी सूरत में तो बैंक से पैसे किसी के जाने ही नहीं, लेकिन फिर भी इनपुट्स वगैरह सबके अलाउ हो जाएंगे अगर 2 शर्तें पूरी हो जाए। नंबर 1, इस पे जो 17,000 रुपए बनते हैं वो हुकूमत के खजाने में जा चुके हों। और नंबर 2, कमिश्नर अप्रूवल कमिश्नर से मिल चुकी है। समझ आ गई? सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल। बस लिखने की जरूरत नहीं है, 2 शराइत याद कर लें, समझ आ गया अगर कॉन्सेप्ट। सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल। अच्छा, अगला जी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से 1-2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको होमवर्क में नहीं दे पा रहा था, तो पॉइंट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिटर को ना आपने 180 दिनों में पैसे देने हैं। अगर क्रेडिटर को आपने 180 दिनों में पैसे ना दिए ना तो 180th डे
आपको सजा मिल जाएगी, 180th डे आपको सजा मिल जाएगी कि आपने क्रेडिटर को पैसे क्यों नहीं दिए। अच्छा, I purchased goods, Honda purchased tires, Honda purchased tires on 6 मार्च 2019। ठीक है जी, होंडा ने 6 मार्च 2019 को टायर परचेज किए। अब आपको पता था कि अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे भी करें तो इनपुट अलाउ हो जाता है, उधार के ऊपर टायर खरीदें तो इनपुट अलाउ हो जाएगा। तो होंडा ने इनपुट में डाल दिया मिसाल के तौर पे 17,000, किस महीने में? मार्च के महीने में। अब 180वां दिन किस महीने में पूरा होगा? 180वां दिन में गिन लेता हूं किस महीने में पूरा होगा। 180वां दिन जो है वो पूरा होगा मार्च, 6 मार्च को इसमें ना गिने। अब गिने जरा उंगलियों के ऊपर, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहला महीना उंगलियों पे गिनना होता है, आखिरी महीना कैलकुलेटर पे। पहला उंगलियों पे, आखिरी कैलकुलेटर पे, ऐसी कैलकुलेशंस में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 नहीं गिनना, 7 बाद में इग्नोर कर देना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन बन गए? बोले 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 25 दिन बन गए ना। मार्च में 25, अप्रैल में 30। कहीं 180 पे पहुंच तो नहीं जाएंगे हम? नहीं, अभी कहाँ 180 पे पहुंचेंगे, अभी इधर चलने दें आराम से। मई में कहीं 180 पे तो नहीं पहुंच जाएंगे? नहीं, अभी तो तकरीबन 90 दिन भी नहीं हुए होंगे शायद। जून में, जुलाई में 31, अगस्त में 31। देखें जरा कहीं पहुंच तो नहीं गए 180 पे? 180 पे पहुंच तो नहीं गए? क्या डेट आई है? 178। अच्छा, अब आप ऐसा करेंगे 180 यहां लिखेंगे और 180 में से ऊपर वाली सारी फिगर्स माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर पे आखिरी महीना निकालने की जरूरत है, कैलकुलेटर पे निकला करेगा आखिरी महीना जी। कितना? 2 सितंबर तक आपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। अगर आपने 2 सितंबर तक जनरल टायर को पैसे ना दिए, ये ऐसी एडजस्टमेंट है जो एग्जैक्ट 180th डे पे आपको सजा मिल जाएगी। तो आप किस दिन मुजरिम साबित हो गए? 2 सितंबर को। 2 सितंबर को आप मुजरिम साबित हो गए। कौन? होंडा टायर्स का, सॉरी होंडा कार्स का ओनर मुजरिम साबित हो गया। क्यों मुजरिम साबित हो गया? इसने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट, इस तरह की बात हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ी थी। अगर आप अपने क्रेडिटर को 3 साल तक पेमेंट ना करें तो चौथे साल आपको सजा मिलती है कि इनकम में ऐड हो जाए। उधर 3 साल थे, इधर 180 दिन है। अगर आप अपने क्रेडिटर को 180 दिन पैसे ना दें तो फिर आपको 180th डे ये सजा मिल जाती है कि आपका जो इनपुट अलाउ हुआ डिसअलाउ हो जाता है। इनपुट अलाउ हुआ था मार्च में, अब आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जब सितंबर आएगा तो सितंबर में आपको सजा क्या मिलेगी? इनपुट आपका 17,000 रुपए का डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ का क्या मतलब है? सितंबर के महीने में इधर तो आपने वर्किंग 1 में शो किया होगा, इधर वर्किंग 1 के अंदर आप इस इनपुट को माइनस कर रहे होंगे, यानी इनपुट अपना कम कर रहे होंगे। इनपुट बढ़ा कब दिया था? जब चीजें उधार पे खरीदी थी। सजा के तौर पे इनपुट कम कब कर? एक बार याद रखिएगा, इनपुट बढ़ता है ना तो टैक्स कम होता है। इनपुट बढ़ता है तो टैक्स कम हो जाता है ना। तो इनपुट अब कम करेंगे, माइनस कर देंगे तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो बस बताएं सजा मिलनी कब है? 180th डे। 180th डे। यार एक बात हमने और पढ़ी थी, उसको इससे मिक्स नहीं करना कि मैंने मार्च के महीने में मार्च की परचेज का बिल रिकॉर्ड करना भूल गया हूं। पेमेंट कर दी हुई है, पेमेंट की टेंशन नहीं है। मार्च के महीने में मार्च का बिल रिकॉर्ड करना भूल गया, अप्रैल में कर लें, मई में कर लें, जून में कर लें, जब भी याद आए कर लें। ये बात याद है? वो किसी भी 6 महीने में परचेज रिकॉर्ड की जा सकती है। भूली हुई परचेज किसी भी 6 महीने में रिकॉर्ड की जा सकती है। ये भूली हुई परचेज नहीं है, ये जानबूझ के रोकी हुई पेमेंट है। अगर जानबूझ के रोकी हुई पेमेंट है तो 6 महीने तक आप पेमेंट रोक सकते हैं, वरना 6 महीने भी नहीं, 180 डेज, 6 महीने तो 183 बन जाते हैं। 180 डेज तक आप पेमेंट रोक सकते हैं। अगर 180th डे भी आपने पेमेंट नहीं की तो आपको क्या मिल जाएगी? सजा मिल जाएगी। बताइए सजा किस महीने मिला करेगी? एग्जैक्ट 6th मंथ में मिला करेगी, जब 180 डेज पूरे होंगे। जब एग्जैक्ट 180 डेज पूरे होंगे एकदम सजा मिलेगी। चलिए जल्दी 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 जल्दी, डू नॉट टेक मोर देन 1 सेकंड। हाँ जी, नहीं, पार्टीज ने आपस में सही किया, साल बाद पेमेंट नसो भागो, सजा फिर भी मिलेगी। सजा तो सजा है। एक 180 दिन में पैसे ना देना जुर्म है, ये बोलते बोलते आपने घर जाना है आज। बेटा किधर? अबू सेल्स टैक्स में। अच्छा बेटा तुम्हें सीए हो गया। 180 दिन में पैसे ना देना जुर्म है और उसकी सजा क्या मिलेगी? वर्किंग 1 में इनपुट क्या हो जाएगा? अच्छा, अगस्त में सजा मिलेगी वैसे, सितंबर में क्योंकि 180 दिन पूरे होने वाले हैं। अगस्त में सजा मिलेगी कोई? अगस्त में क्यों सजा मिलनी है? सजा कब मिलेगी?
जब 180वां दिन आएगा, हो सकता है 179th डे पेमेंट कर दे। अच्छा, अप्रैल में ही सजा ना दे दें, हो सकता है वो पैसे ना, नहीं लेकिन देखें, ना अप्रैल में सजा मिलनी है, ना मई में, ना जून में, ना जुलाई में, ना अगस्त में, सितंबर में सजा मिलनी है। जितनी कर दी वो हो जाएगी। तो बिजनेसमैन को क्या कहा जा रहा है, अगर तुम चीजें खरीदो तो मैक्सिमम कितने दिन की उधार ट्रांजैक्शन कर सकते हो? 180 दिन। 2 सितंबर के दिन इनपुट आपका डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ कैसे करेंगे? इनपुट वैसे रिकॉर्ड कहां करते हैं, किसी को बताओ? इनपुट कहां रिकॉर्ड करते हैं? वर्किंग वन में आता है ना इनपुट, तो फिर इनपुट रिवर्स कहां होगा? वर्किंग वन में। ओके, जा रहे तो बता दो, देखा लिया। ओके, पढ़ें जी। द पेमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन शुड बी मेड विद इन ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। बिल के 180 दिन, बिल पे जो डेट डली हो ना उसके बाद 180 दिन। इफ ट्रांजैक्शन, इफ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड का क्या मतलब है? इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज, if payment is not made within 180 days, buyer will not be entitled to minus input. तो buyer input minus नहीं कर सकेगा। डन। ओके, अच्छा जी, 8B में आ जाएं। अच्छा भाई, ये पेज 465 के ऊपर एक सवाल किया था, इसकी जान ले ली हमने, तो इतना ज्यादा इसकी तरफ आते हैं। किया था किस पेज पे सवाल किया था? पेज 465 के ऊपर सवाल किया था। ये इसका सॉल्यूशन है जी। अच्छा, पेज 451, जो न्यूमेरिकल्स में हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं ना, आज उसको पढ़ भी लेते हैं। सॉरी, जो न्यूमेरिकल्स में कई दिनों से कर रहे हैं ना, आज उसको पढ़ भी लेते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू माइनस इनपुट। लिख लिया करें, मैंने को थोड़ा बहुत मेरी भी कभी बना लिया। A registered person shall not be entitled to minus input in a month exceeding 90% of output. Done? और done. A registered person shall not be entitled to minus input exceeding 90% of, ये मैंने कौन सा पेज साथ खोला हुआ है? पेज 465। जो जरूर बात आपको दिखाता जा रहा हूं, तो याद करने ज़बानी तरह फिक्रा। A registered person shall not be entitled to minus input exceeding 90% of output। लेकिन यार अगर कभी पेपर में आ जाए ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप सिक्योरिटीज भी कहते थे, अगर कभी इसका न्यूमेरिकल आ जाए ना, वैसे तो आने का चांस नहीं, कंपनीज के न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स में भी मेरे नहीं ख्याल आते हैं, आपको मेरे नहीं ख्याल आएंगे। अगर कभी लिस्टेड कंपनी का न्यूमेरिकल आ जाए ना, तो फिर आप 90% की रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप पूरा ही माइनस कर सकते हैं। ओके, अच्छा भाईजान जी, बिल्कुल। अच्छा, ये महीना कौन सा है? जनवरी। फर्ज करें 2013, चलो 2020 कर लो यार, फर्ज करें 2020, जनवरी 2020। लिख लिया आपने पेज 465 पे? बहुत कमाल है यार, जबरदस्त, अच्छे बच्चे आप। अच्छा भाई यार, मुझे बताएं इनपुट है कितना? 462। 90% ऑफ आउटपुट कितना है? एक्चुअल कितना है? 462। माइनस कितना करने को दिल चाह रहा है? 462। लेकिन लोअर अनलकीली कितना है? 260। तो माइनस कितना होगा? 260। माइनस कितना करने को दिल चाह रहा था? 460। कितना हुआ? 260। कितना फिर कभी होगा? 202। कैरी फॉरवर्ड इनपुट। डन। एक्सेस इनपुट, कौन सा इनपुट? एक्सेस, एक्सेस है 202। ये तो लिखना पड़ेगा, साथ साथ चीजें लिंक करनी पड़ेंगी। 202 shall be carried forward to next tax month। नेक्स्ट टैक्स मंथ का मतलब फरवरी 2020। हमारी सारी डिस्कशन किस पेज से कंटिन्यू चल रही है? 465 को सामने रख के हम सारी बातें कर रहे हैं। एक्सेस इनपुट कितना? 202। ये 202 आपको पता है, जब अगला महीना शुरू होगा फरवरी का न्यूमेरिकल, तो फरवरी के महीने के न्यूमेरिकल में यहां आके फॉल करेगा, एक्चुअल के आगे प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड। 202 shall be carried forward to next month and shall be considered as input for that month। That month guys means again February, यानी वही अगले महीने का इनपुट समझ लिया जाएगा। लेकिन यार ये तो बार बार इनपुट हर अगले महीने का अगर कैरी फॉरवर्ड होता रहे तो मसला होगा। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रिफंड। हो सकता है कैरी फॉरवर्ड करते करते हमारी बस हो जाए,
और हमारा आउटपुट इतना ज्यादा आ ही ना रहा हो कभी भी, तो जब कैरी फॉरवर्ड हर महीने करते 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 कभी ना कभी तो हम रिफंड मांगेंगे। तो इसलिए बोर्ड हो सकता है तरीका बता दे रिफंड का, और वो रिफंड का तरीका नीचे 2 में बता दिया है। अभी मैं रिफंड का तरीका बताता हूं। इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट्स शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ आउटपुट। ये तो आपको शायद पता है, इनपुट ऑन फिक्स्ड एसेट्स शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू 90% ऑफ आउटपुट। अच्छा, ये ना 2 इनपुट है, ये 2 इनपुट है, ये लिख लें आज। एक तो मशीन वाला जो फैक्ट्री के अंदर यूज हो रही है, और एक यार और है, दुकानों के ऊपर ना पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ये 2 चीजें हमारे सिलेबस में हैं जिनका इनपुट हमने 90% तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। मशीन जो फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई है, और दूसरा बोले इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। ओके, चलें जी आगे। ठीक है, आता है बीच में, चलते चलते ऐसे ही हम पढ़े होते हैं, अच्छा वाला बीच में आ जाता है। द बोर्ड में एक्सक्लूड एनी पर्सन फ्रॉम एम्बिट ऑफ अबव प्रोविजन। बोर्ड चाहे तो किसी बंदे पे कह दे कि वो 90% की रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, बोर्ड की मर्जी। जैसे बोर्ड ने कह भी दिया हुआ है, वैसे लिस्टेड कंपनीज ना लगाई है रिस्ट्रिक्शन। अच्छा भाईजान, अब मेथोडोलॉजी पता क्या बनेगी? मेथोडोलॉजी ये बनेगी कि ये है साल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है जी, ये बन गया हमारा साल। साल को मैं जरा लंबा करके क्लोज कर देता हूं, ये हमारा साल बन गया, डन। अच्छा, इसके बाद आएगा जुलाई अगले साल का, ये अगले साल का मैंने रेड मार्कर से लिखा है, जुलाई अगले साल का, और अगले साल का अगस्त। अगर आपका इनपुट जुलाई में माइनस नहीं हो सका तो अगस्त में कैरी फॉरवर्ड कर लें, नहीं माइनस हो सका सितंबर में कैरी फॉरवर्ड कर लें, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। नहीं, 12 महीने साल के एंड तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और हमारा सवाल अभी जनवरी वाला चल रहा था, तो जनवरी वाला ऑब्वियसली फिर जून तक कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इनपुट आप कैरी फॉरवर्ड करते रहे, और इधर नहीं, इनपुट यानी माइनस करने को दिल चाह रहा था इनपुट, लेकिन आउटपुट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप माइनस नहीं कर पा रहे थे। तो इनपुट आप माइनस करते रहे, लेकिन अगर फिर भी माइनस ना हो सके जून में, तो जुलाई अगस्त के अंदर आप अपना ऑडिट करवाएं पिछले साल का, क्योंकि 30 जून को तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया। माना कि मैंने टैक्स के अंदर, सेल्स टैक्स के अंदर कोई ईयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको पता है हुकूमत का बजट जून में आता है, तो फाइनेंशियल ईयर होता है हुकूमत का साल। तो हुकूमत का साल याद रखिएगा हमेशा 30 जून को एंड होता है। तो 30 जून को जब हुकूमत का साल खत्म होगा, तो जुलाई अगस्त में आप अपना ऑडिट वगैरह कराएं किसी को बुला के, और अगस्त में जाके हुकूमत को कहें भाईजान जून तक मैंने कोशिश की थी पूरे साल का इनपुट कैरी फॉरवर्ड करने की, वो नहीं हो सका, अब आप मुझे वो इनपुट क्या कर दें, रिफंड कर दें। अब वो इनपुट मुझे क्या कर दें, रिफंड कर दें। तो हर बंदा क्या किया करेगा, जुलाई में कोशिश करेगा इनपुट माइनस कर लूं, मिसाल दे रहा हूं, जुलाई में कोशिश करेगा इनपुट माइनस, लेकिन 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से ना हो सका तो अगले महीने इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। अगस्त में ना हो सका, सितंबर में कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, ना हो सका अक्टूबर में कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, करते 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 जून आने का वेट करेगा। जब जून आ जाएगा तो इसका साल मुकम्मल हो जाएगा, इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ये हुकूमत के पास जाएगा और हुकूमत को जाके कहेगा हुकूमत मुझे ये पैसे रिफंड कर दो। तो जितना आपका कैरी फॉरवर्ड बना होगा 30 जून की रात का, वो आपको हुकूमत क्या कर देगी, कैरी फॉरवर्ड करके करते करते रिफंड कर देगी। और रिफंड किस महीने में करेगी, अगस्त के महीने में। साल खत्म होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपको वो पैसे हुकूमत क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। तो बात जरा बताएं जल्दी बताएं। जुलाई के अंदर मैंने काफी टायर खरीद लिए, लेकिन जुलाई में मैं ज्यादा गाड़ियां नहीं बेच सका, तो मेरा इनपुट काफी ज्यादा हो जाएगा। 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से काफी सारा इनपुट ढेर सा मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा, करता रहूं, अल्लाह करे गाड़ियां बिक जाए। नहीं बिक रही गाड़ियां, करते करते यहां पे खड़े होकर मैं हुकूमत को कहूंगा मैंने इनपुट बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर लिया, अब आप मुझे अगस्त में जाके क्या कर दें, रिफंड कर दें। ये जरा देखिएगा, वेयर इनपुट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ, जहां इनपुट को 90% ऑफ आउटपुट तक रोक के रखा है आपने। एन एडजस्टमेंट को ब्रैकेट में ले लें, आ रिफंड विल बी अलाउड। तो हुकूमत आपको क्या कर देगी जी, रिफंड कर देगी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रिफंड कब होगा, द रिफंड शैल बी मेड ऑन सालाना बेस पे रिफंड होगा, पूरा साल आपको लटकाते रहेंगे, साल के बाद रिफंड होगा। द रिफंड शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस इन द सेकंड मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये बना लें यहां पे डायग्राम, ये वाली डायग्राम यहां बना लें। यहां पे जाके आपको क्या हो जाएगा जी, रिफंड। कितने अरसे का, पूरे 12 महीने का। अगर कोई भी कैरी फॉरवर्ड है तो वो यहां आके आपको रिफंड हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी लाइनें क्या शो कर रही हैं, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की हैं,
हमारा साल एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, और ये क्या शो कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड। मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूं, करते 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 मेरी बस हो गई है, अब मैं हुकूमत से क्या मांग लूं, रिफंड मांग लूं। वजह क्या बनी थी, मैंने जुलाई में बहुत ज्यादा टायर खरीद लिए थे लेकिन अभी तक मेरी गाड़ियां नहीं बिक रही, तो मेरा इनपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट मेरे कम है। कुछ समझ आ रही है बात? ईयरली बेस का लफ्ज समझ आ गया? ईयरली बेस, पूरे साल में कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और फिर जब साल एंड हो जाएगा उसका सेकंड मंथ कब आएगा, जुलाई अगस्त में आएगा सेकंड मंथ, तो अगस्त के अंदर ये पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। भाई वो तो आना छोड़ ही गए हैं जो आते थे साहब, एक आगे बैठते थे लंबे से करके, नहीं वो उधर भी नहीं आता आजकल, नहीं मैं बताऊंगा, वो नहीं था जो आप समझ रहे, जो मैं समझ रहा हूँ वो है। द रिफंड ऑफ इनपुट शैल बी मेड ऑन ईयरली बेस इन द सेकंड मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो सेकंड मंथ लिख लें अगस्त, फाइनेंशियल ईयर लिख लें 30 जून होता है हुकूमत का, 30 जून। अगर ये 30 जून 21 है तो फिर सेकंड मंथ बनेगा अगस्त 2021। अच्छा भाई, रिफंड लेने आप कब गए, अगस्त में, कितने अरसे का, पिछले 12 महीने का रिफंड लेने गए। तो रिफंड लेने के लिए कोई ना कोई कंडीशंस पूरी करनी जरूरी होंगी। फॉर क्लेमिंग, एडजस्टमेंट को ब्रैकेट में ले लें, फॉर क्लेमिंग रिफंड, रिफंड लेने के लिए द पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस जी, इफ द रजिस्टर्ड पर्सन अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये तो कंपनीज हो जाएंगी। इन केस ऑफ अदर पर्संस यानी इंडिविजुअल्स और एओपीस, इनके लिए क्या शराइत है, द पर्सन शुड फर्निश अ स्टेटमेंट along with annual audited account certified by auditor। स्टेटमेंट ऑफ रिफंड, आप रिफंड के लिए एक स्टेटमेंट जमा कराएं along with, प्लस along with का मतलब है प्लस एक और चीज जमा करवाएं, एनुअल ऑडिटेड अकाउंट सर्टिफाइड बाय ऑडिटर्स। तो रिफंड लेने के लिए आप क्या करें जी, एक स्टेटमेंट बनाएं, और स्टेटमेंट बना के अच्छा वैसे ही सवाल पूछ रहा हूं, अगर किसी बंदे का कारोबारी मार्च में शुरू हुआ है तो वो मार्च अप्रैल जून 3 महीने बाद उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर हुकूमत का साल होता है असल में, तो फाइनेंशियल ईयर आपका 30 जून को एंड हो जाएगा, आपको भी कब रिफंड मिलेगा, अगस्त में। लेकिन जिसका रनिंग बिजनेस है उसका तो पूरा साल कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और फिर अगस्त में रिफंड मिलेगा। अच्छा बता दीजिए कंपनीज के लिए क्या शर्तें हैं, दो, नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ रिफंड जमा करवाएं, और नंबर 2 क्या जमा करवाएं, एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स। लेकिन अदर पर्संस क्या करें, शुक्र है इसमें कुछ नहीं लिखा इसने, अदर पर्संस वो करें जो बोर्ड कंडीशंस बता दे, पता नहीं बोर्ड ने क्या बताएंगे। और कंपनीज क्या करें, स्टेटमेंट ऑफ रिफंड जमा करवाएं और एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स। अच्छा इस वक्त लिमिट क्या चल रही है रिस्ट्रिक्शन की, 90% या 91%? द बोर्ड में प्रेस्क्राइब अदर लिमिट 92%, बोर्ड की मर्जी, जो मर्जी बना दे। इस वक्त पहला लिमिट क्या चल रही है, 90%। अच्छा यार ये 4A ऐसे ही है अजीब सा, ये कोई जनरल रूल नहीं है, न्यूमेरिकली भी कोई नहीं है आपके लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है तो वो ये कहता है कि मेरा जो इनपुट है वो है 50 रुपए और मेरा आउटपुट है 30 रुपए, तो इसके लिए 90% वाला रूल नहीं है। इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, फर्ज कर लें ये क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्यूशन है। इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जितना आउटपुट है उतना ही इनपुट माइनस करने दिया जाएगा, यानी 90% नहीं 100%। जितना आउटपुट है, असल में इनपुट है कितना 50, लेकिन काट के कितना माइनस करने दिया जाएगा, जितना आउटपुट है। पेबल टू गवर्नमेंट कितना आ गया, 0। असल में यार छोड़े पर इसके पीछे लॉजिक्स कुछ होती हैं। असल में ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में अगर बननी शुरू हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों के लिए डर है कि वो लोग बड़ी महंगे महंगे इंजन बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो इनको ये कहा जा रहा है कि महंगे इंजन इंपोर्ट ना करें, पाकिस्तान में ही बनाएं। तो महंगे इंजन इंपोर्ट करके इनके इनपुट भी काफी हैवी हो जाएंगे, तो इसलिए हुकूमत को काफी रिफंड करने पड़ेंगे। तो इसलिए हुकूमत कह रही है कि महंगी महंगी चीजें बाहर के मुल्क से मंगवानी है तो तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ना ही बनाओ तो बेहतर है। तो बहरहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर कोई बना रहा है और उसके इनपुट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उसको वो रिफंड नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है, जल्दी करें। तो मैक्सिमम कितना इनपुट माइनस कर सकते हैं आप, इसको साल के एंड पे भी लिफ्ट नहीं करानी कि रिफंड कर लो, इसको नहीं साल के एंड पे लिफ्ट करानी कि कैरी फॉरवर्ड कर लो और कैरी फॉरवर्ड करके रिफंड कर लो, ऐसी बात नहीं है। ये जो डेड कितना हो गया, डेड 20 को इसको डेड कर दे,
ताकि ये महंगी महंगी चीजें बाहर के मुल्कों से मंगवा के गाड़ी ना बनाए। खुल के ले यार। अच्छा इसको ना रुका करें। अच्छा जी, इनपुट टैक्स अलाउड फॉर locally manufactured electric shall be limited up to कर देना आसान इंग्लिश, shall be limited up to output। ये shall be up to output भी काफी है, shall be up to output। input allowed shall be up to output। no refund or carry forward of excess input shall be allowed। ये समझ आ गई? no refund of excess input shall be allowed। excess input कितना बन रहा था 20, वो डेड हो जाएगा। अच्छा भाई, ऑडिटर ने एक स्टेटमेंट जमा करवानी है ऊपर। क्या स्टेटमेंट जमा करवानी है? केस बंदे का इतना रिफंड बन रहा है, पता है? तो ये जो स्टेटमेंट जमा करवानी है ऑडिटर में और एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स जमा करवाने हैं, क्या ऑडिटर इसमें दो नंबरी कर सकते हैं? ऑडिटर इंसान है। कल वो पता नहीं गूगल पे खबर चली थी केपीएमजी ने किसी मुल्क के अंदर 2 नंबर कोई सफे बनाए हैं, तो ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या हुआ, केपीएमजी वाले पकड़े गए हैं। तो ऑडिटर गड़बड़ कर सकते हैं? ऑडिटर इंसान है, ठीक है, उसके साथ भी शैतान लगा हुआ है। 1 है 2 है? अच्छा 0.5 एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी, तो फिर अस्पताल जाए। गिल्टी निकला है तो कहां जाना चाहिए? ये कौन सा गिल्टी है? शर्मिंदगी वाला गिल्टी है। बहरहाल ये उस गिल्टी से बड़ी गिल्टी है जो निकलती है, क्योंकि ये अंदर से खाती है बंदे को। एन ऑडिटर फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन फर्निशिंग द अबव। ऊपर वाला सर्टिफिकेट अगर जमा करवाने में ऑडिटर मसला करे, सर्टिफिकेट स्टेटमेंट जमा करवाने में ऑडिटर मसला करे, शैल बी रेफर टू द डॉक्टर्स। इसको डॉक्टर्स के पास भेज दो। कौंसल आईकैप की भाई, फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस। तो आईकैप को कहते हैं भाईजान ये पकड़ो, ये क्या चीज तुमने लॉन्च की है, ये तो सही नहीं। आईकैप ने कहा मैंने क्यूएम में 2 चक्कर लगवाए थे, इसके फिर भी इसे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा जी 0.6, तो किसी पुलिस के हवाले करने इसे या आईकैप के हवाले करने हैं? वही बदनामी काफी हो जाएगी इसके लिए, अंदर ही अंदर से इसको खा जाएगी ये बदनामी, और जीते जीते मर जाएगा। अच्छा जी, इन केस ऑफ कौन से रिटेलर? टायर 1 रिटेलर, बड़े रिटेलर, बिल्कुल एक्सीलेंट, सही कहा आपने। इन केस ऑफ बड़े रिटेलर, वैसे रिटेलर टूलर के न्यूमेरिकल तो हमारे सिलेबस में नहीं है। टायर 1 टायर पता नहीं कौन से रिटेलर होते हैं, ये कोई थ्योरी क्या था, एक बात याद करें। इन केस अ टायर 1 रिटेलर, अगर कोई टायर 1 रिटेलर है, डज नॉट इंटीग्रेट हिज रिटेल आउटलेट इन मैनर एज प्रेस्क्राइब, इन मैनर एज प्रेस्क्राइब काट दें। इन केस अ टायर 1 रिटेलर डज नॉट इंटीग्रेट हिज रिटेल आउटलेट विद एफबीआर, इस तरह कर लें। अगर टायर 1 रिटेलर अपना रिटेल आउटलेट एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं करता, वैसे एफबीआर के साथ इंटीग्रेट क्या मतलब है? रिटेल आउटलेट एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना यानी आप जो भी डेटा एंट्री कर रहे हैं, सेल वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो साथ साथ ऑनलाइन किसके पास जा रही हो? एफबीआर। इसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन भी हमने कोई नाम दिया था और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी भी नाम दिया था। इन केस अ टायर 1 रिटेलर डज नॉट इंटीग्रेट हिज रिटेल आउटलेट विद एफबीआर। अब बता दें सजा मिलेगी या कोई शाबाश मिलने लगी? आगे सजा मिलने लगी है। ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ, किसी भी टैक्स मंथ, इसको काट दें, ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ द इनपुट टैक्स, द इनपुट, ये एडजस्टेबल क्लास काट दें यार, कितना याद करेंगे। इनपुट टैक्स फॉर दैट टैक्स फॉर होल ऑफ दैट टैक्स मंथ शैल बी रिड्यूस्ड बाय 60%। इनपुट टैक्स कितने से रिड्यूस कर दिया जाएगा? उसका 60% से रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्या मतलब? और यार आउटपुट है इसका 300 रुपए, इनपुट है इसका 100 रुपए, तो कितने परसेंट से रिड्यूस कर दिया जाएगा? 60% से। तो 60 से अगर रिड्यूस किया जाएगा तो 60 से रिड्यूस किया जाएगा तो रह कितना जाएगा? 40। इस तरह का न्यूमेरिकल बनेगा कुछ। तो 300 माइनस 40 कितना टैक्स देगा हुकूमत को? 260। डन। तो ये समझ आया मैंने 100 से 40 क्यों किया? 60% कम कर दिया जाएगा। तो फिर 60% अगर कम कर दिया तो फिर रह बेचारे का कितना गया? 40। तो इनपुट इसका था 100, लेकिन बेचारे को 40 माइनस करने दिया जाएगा। वो चीख रहा होगा मेरा इनपुट 100 है, मैंने गाड़ी में 4 टायर लगाए। कहा जाएगा तू कूड़ मार रहा है, तूने 1 टायर लगाया गाड़ी में। लेकिन ये बात मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है, ये बात सिर्फ रिटेलर के लिए। तो भाई बाकी चीजें तो किसी ना किसी हद तक न्यूमेरिकली चल ही रही हैं। ये 0.6 आपको क्रैम करना पड़ेगा, ये वैसे तो समझ आ ही गया होगा, और ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले के लिए क्या रूल है? इंग्लिश में याद कर लें भी, इनपुट शेल बी अलाउड अप टू आउटपुट, इनपुट शेल बी अलाउड अप टू आउटपुट। और टायर 1 रिटेलर के लिए इफ इट डज नॉट इंटीग्रेट विद एफबीआर, इनपुट शेल बी रिड्यूस्ड बाय
60%, इनपुट को 60% रिड्यूस कर दिया जाएगा। अच्छा जी डेबिट एंड क्रेडिट नोट की बहुत तफसील है अगले चैप्टर में, वो पूरा डेबिट एंड क्रेडिट नोट ही पढ़ना है, तो चैप्टर 23 में इसको हम पढ़ेंगे, इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब भाईजान ये जो है ना, ये तीन चीजें हैं, ये पेएबल है, ये रिफंडेबल है और ये कैरी फॉरवर्ड है। और भाईजान ये पता है कौन कौन से पेएबल हैं? ये पेएबल टू गवर्नमेंट वो है, वो जो 3% सब सारा डाल के न्यूमेरिकल में डबल अंडरलाइन लगाते हैं, ये पेएबल टू गवर्नमेंट है। और ये न्यूमेरिकल की चिन्ह पे दो लाइनें आती हैं, एक रिफंडेबल ऑन जीरो रेट, ये वाला रिफंडेबल ऑन जीरो रेट, और एक कौन सा है? कैरी फॉरवर्ड। अभी तक हमने आज 202 के बारे में पढ़ा है। अच्छा 53 के बारे में हमने शुरू वाली क्लासों में ही पढ़ लिया हुआ था। ये कौन सा महीना है? जनवरी 2020। तो ये आपने ना 53, ये मैं कभी पढ़ा नहीं रहा, ये आपने शुरू में ही पढ़ा हुआ है। ये आपने 15 फरवरी 2020 तक हुकूमत के खजाने में जमा कराना होता है, ठीक है। ये वाला आप कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, हत्ता के करते करते जून आ जाता है और फिर जाके आपको अगस्त में रिफंड मिल जाता है। पढ़ लिया है ये आज। और आखिरी बात, ये क्या करें 136 का क्या करें मोहतरम? ये आपको एक्सपोर्ट पे मुरलीधरन वाली गाड़ी पे रिफंड मिलना है। तो ये जो आपको मुरलीधरन वाली गाड़ी पे रिफंड मिलना है, ये मिलना है रिफंड इन 45 डेज ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड कितने दिनों में मिलना है? 45 डेज ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। नोट करेंगे या मैं खुद आके आपके रजिस्टर पे घरों में नोट करूं? वैसे आम हालात में टैक्स कब तक जमा कराना होता है? 15 दिन में। तो ये तो वो वाला सिनेरियो हो गया, 15 फरवरी तक आपने हुकूमत के खजाने में पैसे जमा कराने हैं। ये रिफंड आपको कब मिलेगा? मुरलीधरन वाली गाड़ी के जो टायर है, ये 15 दिनों में नहीं मिलेगा, ये हुकूमत ने देना है। ये हुकूमत कितने दिनों में रिफंड देगी हमें? 45 दिन। 45 दिन कब से गिनने शुरू करेंगे? रिफंड इन 45 डेज ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड इन 45 डेज ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। और ये जो 202 हमने सुबह सुबह पढ़ा है, कैरी फॉरवर्ड करते रहे डैश 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 हत्ता के क्या आ जाए, हत्ता के जून आ जाए, फिर जुलाई अगस्त में ऑडिटर को बुलाएं, ऑडिट करें, सर्टिफिकेट लें उससे, और सर्टिफिकेट लेके अगस्त में हुकूमत से क्या मांग ले। बाद में पता चला ऑडिटर ने सर्टिफिकेट गलत दे दिया है, तो उसे ले जाएं प्रेसिडेंट साहब के पास, इसकी चिट्रोल करें। इसे आपने सीफैब में ही रोक लेना था, लॉन्च करने से पहले सोचना था आपने इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या दो नंबरियां इसने सोची हुई हैं। चलें जी। अच्छा ये ना, ये हमने पढ़ा था, ये भी हम पढ़ने लगे हैं सेक्शन 10, और ये हमने पढ़ा है सेक्शन 8B। इस सफे पे जगह रखें, सफे की जान ले लेनी है इंशाल्लाह हमने। सेक्शन 10 और सेक्शन 8B। ओके, refund of input tax. If input paid by a person on purchase exceed the output because of, अगर इनपुट आउटपुट से बढ़ जाए, रीजन क्या बने? बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल। तो एक्सपोर्ट सेल एक ही चीज होती है ना, तो जीरो रेट सेल या एक्सपोर्ट सेल। आपको पता है एक्सपोर्ट सेल वाले का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है? आउटपुट 0, इनपुट 30, और ये 30 क्या हो जाता है? रिफंड। इस तरह सॉल्व होता है इसका न्यूमेरिकल, अगर आप लिखना चाहें तो। ये रिफंड कब मिलेगा? ये रिफंड कब मिलेगा? The excess input shall be refunded within 45 days of, इसका तो होता ही सारा बेचारे का एक्सेस है, क्योंकि आउटपुट तो इसका 0 ही होता है ना, तो सारा ही सारा 30 एक्सेस कहेंगे हम। The 30 shall be refunded within 45 days of filing of। अच्छा, रिफंड एप्लीकेशन जी कब जमा करवाना चाहेगा? जल्द से जल्द या डिले करके? तो अगर जनवरी में मुरलीधरन को गाड़ी बेची है, तो फरवरी के शुरू के दिनों में रिफंड एप्लीकेशन जमा करा के जल्दी कोशिश करेगा कि मुझे रिफंड मिल जाए। बहरहाल जनवरी में गाड़ी बेची, जल्दी फरवरी में क्या जमा करवाएं? आपकी मर्जी है, फरवरी में जब मर्जी रिफंड एप्लीकेशन दे, ये तो आपके ऊपर है। जैसे ही जमा करा दी रिफंड एप्लीकेशन, आपके घर के अंदर इंटरनेट खराब हुआ है, अब लिखा हुआ है कि 24 घंटे में सही हो जाएगा, आपने बताया ही 3 दिन बाद जाके, तो उसके बाद से 24 घंटे शुरू होंगे ना। तो आपको रिफंड मिलने 45 दिनों में, आपने जाके 4 दिन बाद एप्लीकेशन दी, तो तब से आगे 45 दिन गिने जाएंगे ना। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको दिन बता दूं एग्जैक्ट, ये आप पे डिपेंड करते हैं आप जितनी जल्दी जाएंगे। अगर आप 31 जनवरी के महीने में गाड़ी बेचें मुरलीधरन को, जितनी गाड़ियां बेचें बाहर के मुल्क में, 2 फरवरी को जाके उसकी रिफंड एप्लीकेशन दे दें, 2 फरवरी को जल्दी दे दें रिफंड एप्लीकेशन, वहां से 45 दिन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, आपको 45 दिन में रिफंड मिल जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी क्या जमा करवाएं रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड जैसे भी हो, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे। अच्छा,
आप रिफंड लेने गए जीरो रेट सेल का 30 और आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी पे टैक्स पेएबल है 28। आपने अब क्या किया, सेल्स टैक्स का रिफंड मांग रहे हैं 30 और उधर से एफबीआर आपको पता है इनकम टैक्स भी देख रहा है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी का इनकम टैक्स पेएबल है, ये तो इनकम टैक्स है। और ये कौन सा टैक्स है, रिफंड मांग रहे हैं जीरो रेट, ये कौन सा टैक्स है। अब आप सेल्स टैक्स का रिफंड मांग रहे हैं और सैलरी पे टैक्स जमा नहीं करा रहे, हुकूमत क्या कहेगी, जल्दी जल्दी सोच के बताएं। एक्सेलेंट, आपको रिफंड सिर्फ मिलेगा ओनली 2 का, वाई नेट ऑफ हो जाएगा ना। उधर से आप कह रहे हैं मैंने मुरलीधरन को गाड़ी बेची है, टायरों का पैसे रिफंड करो, और इधर से आप क्या कह रहे हैं, मैंने अपनी सैलरी पे टैक्स जमा, एफबीआर कहेगा चल आ जा, क्योंकि भाईजान दोनों को एफबीआर देख रहे हैं ना। आपको पता है एफबीआर इनको भी देख रहे हैं और एफबीआर इनको भी देख रहा है, सेल्स टैक्स वालों को भी एफबीआर देख रहे हैं और इनकम टैक्स वालों को भी एफबीआर देख रहे हैं। कल तक नोट आप कर लेंगे, मैं फिर आगे चलूंगा। क्या आवाज आ रही है, अच्छा चलें जी। If a registered person is liable to pay any tax, any से मराद है यहाँ any other, यानी सेल्स टैक्स नहीं, any other tax. If a registered person is liable to pay any other tax, वो कितना यार 28 रुपए था, 28 रुपए, और डिफॉल्ट सरचार्ज, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट होता है, डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी होता है, जुर्माना, अंडर एनी अदर लॉ। तो इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी अदर टैक्स अंडर एनी अदर लॉ, लेकिन शर्त क्या है, वो भी एडमिनिस्टर बोर्ड कर रहा हो, एफबीआर उस लॉ को देख रहा हो। द रिफंड, रिफंड कितना मांगने गए थे आप 30, द रिफंड अंडर दिस लॉ shall be made after adjustment of debt amount. डेट अमाउंट कितनी है 28, तो इस अमाउंट को उस अमाउंट से नेट करके आपको रिफंड मिलेगा। ये लिख लिया साथ, मैंने 2 जगह 28 लिखे, 1 जगह 30 लिखा है। अच्छा भाई, ऐसे हो सकते कि एक बंदा जीरो रेट सेल का रिफंड ज्यादा मांग ले, 30 रुपए से मांगना, 30 रुपए था, मांगी ज्यादा ले, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 2 नंबरी करके 60 रुपए 70 रुपए, ऐसा हो सकता है कोई बंदा रिफंड ज्यादा मांग ले 2 नंबरी करके, तो उसे क्या करें, छोड़ दें या पकड़ लें। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड व्हिच वाज नॉट एडमिसिबल, तो बताएं ज्यादा रिफंड मांग रहा है कम मांग रहा है, ज्यादा मांग रहे हैं, नॉट एडमिसिबल। जुर्म क्या किया, बोलें जुर्म 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 जुर्म। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट व्हिच वाज नॉट अलाउड, जो इनपुट इसका बनता नहीं था वो मांग लिया, यानी 2 नंबरी झूठ बोल रहे हैं। मुरलीधरन की गाड़ी पे तो हमने 6 टायर लगाए, ऊपर भी लगाया था, हद हो गई यार, पागल ना है तुमने। द केस अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन, उसके खिलाफ केस शुरू किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान है 600 दिनों में केस खत्म किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, केस शुरू करके उसके खिलाफ 60 दिन में केस खत्म कर दें। लेकिन अगर कोई इंक्वायरी करनी पड़ गई या ऑडिट करना पड़ गया या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ गई तो 60 डेज में भी एक्सटेंडेड अप टू, तो फिर मजीद 60 डेज उसके खिलाफ केस चलेगा। ये कौन चलाएगा केस, कोई ऑफिसर चलाएगा। ऑफिसर का रैंक कम से कम क्या होगा, ये एडिशनल कमिश्नर ना, कमिश्नर का सबऑर्डिनेट होता है, कम से कम किस लेवल का बंदा केस चलाएगा। लेकिन अगर फिर भी मसला पड़ जाए तो बोर्ड कहेगा भाईजान ये मसला हल नहीं होता, तो फिर आप टोटल 9 मंथ्स ले सकते हैं इसके खिलाफ केस में, टोटल 9 मंथ्स टोटल, उसमें पहले वाले 120 दिन शामिल होंगे। कैसे पता चला, अप टू मैक्सिमम ऑफ, बस कर दो ना। अच्छा जी, अगर किसी बंदे ने जीरो रेट सेल का रिफंड मांगा, लेकिन वो मांगा नहीं, वो मांगा ज्यादा सा मांगा और गलत मांगा, तो ज्यादा मांगने पे क्या करेंगे, द केस शैल बी कंप्लीटेड विद इन। लेकिन अगर इंक्वायरी, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े तो 60 डेज में बी फर्दर एक्सटेंडेड विद अप टू 120 डेज बाय ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर। द बोर्ड में फर्दर एक्सटेंड, लिख लें, बोर्ड में फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं, बोर्ड एक्सटेंड कर दे इस केस को अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स, अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स। अच्छा जी, ये कुछ जुर्म है, बस ये बैठे बैठे याद कर लें, आप 5-7 मिनट में से खत्म करें। कुछ जुर्म है, इनको बैठे बैठे याद कर लें और फिर आगे चलते हैं। पहला जुर्म बताएं, अ पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न बाय ड्यू डेट, क्या मतलब,
जनवरी वाली रिटर्न 15 फरवरी तक जमा नहीं कराई, जुर्म नंबर 1 हो गया। जुर्म नंबर 2, द पर्सन पेज टैक्स लेस ड्यू टू, कम टैक्स हुकूमत को दे। क्या कैलकुलेटर में एरर होगी? हाँ, मिस कैलकुलेशन होगी बेचारे से। नॉट पेड द टैक्स ऑन सेल, 35,10,000 की गाड़ी बेची लेकिन 5,10,000 हुकूमत को जमा नहीं करा रहा। समझ आ रही है सारी बातें? मेड शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, कम टैक्स पे कर रहे हैं। क्लेम्ड इनपुट, वो अभी जो बात की है, क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड विच इज, इतना रिफंड मांग लिया विच इज नॉट अलाउड। वेयर ड्यू टू कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन टैक्स इज नॉट लगा, टैक्स इज शॉर्ट लगा और गलत वापस हो गया। कोलूजन क्या होती है? मिली भगत से के साथ या अनजाने में? वे मिली भगत के साथ। वेयर ड्यू टू कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन, बोले टैक्स इज नॉट लगा, टैक्स इज शॉर्ट लगा और गलत वापस हो गया। बार बार याद करें, टैक्स इज नॉट लगा, टैक्स इज शॉर्ट लगा, टैक्स इज एरोनियसली रिफंडेड। अच्छा, ये कितने जुर्म हो गए हैं अभी तक भाईजान? 1 2 3 4 5 6, मेरे वालों 6 हो गए हैं। अच्छा आगे चलें। अच्छा आप इधर ही खड़े हुए थे, मैं ऊपर से चल रहा था, सारे ऊपर से आए हुए ना। पॉइंट 4, वेयर ड्यू टू इनएडवर्टेंस और एरर, वेयर ड्यू टू जानते बूझते हुए या गलती से? गलती से यार, वो थे कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन, ये होते गलती से। इनएडवर्टेंस और एरर, टैक्स इज नॉट लगा, टैक्स इज शॉर्ट लगा और टैक्स इज गलत वापस। तो कितने जुर्म है जी? 7 जुर्म है। याद करें, आज आप जुर्म याद करने आए हैं, करें याद। अ पर्सन फेल्स टू फाइल द रिटर्न, पर्सन पेज ड्यू टू, इसका नाम बताएं, कैलकुलेशन। नंबर 3, नॉट पे टैक्स ऑन हिज सेल, या शॉर्ट पे उसने किया टैक्स, या रिफंड ज्यादा मांग लिया। सरासिफ की गाड़ी वाला टैक्स जमा नहीं कराया, या थोड़ा जमा कराया सरासिफ की गाड़ी वाला, या मुरलीधरन की गाड़ी के जो टायर थे उनका रिफंड ज्यादा मांग लिया। वेयर ड्यू टू कोलूजन और टैक्सेस, और टैक्सेस शॉर्ट लगा और टैक्सेस एरोनियसली रिफंडेड। और इधर कोलूजन और डेलिबरेट की जगह इनएडवर्टेंस और एरर। वेयर ड्यू टू इनएडवर्टेंस और टैक्सेस, और टैक्सेस और टैक्सेस एरोनियसली रिफंडेड। इन चारों चीजों की एक सजा है। पहले आपको शो कॉज नोटिस आएगा, शो कॉज, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए, शो कॉज। और फिर उसके बाद आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आएगा कि हमने आपको असेस कर लिया है। पहले क्या आएगा आपके घर? शो कॉज नोटिस। और बाद में क्या आएगा? पहले शो कॉज नोटिस आएगा, वजह बताओ आपके खिलाफ क्यों एक्शन लिया जाए, और फिर आपके घर क्या आ जाएगा? बोले असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर का क्या मतलब है? हमने आपको असेस कर लिया है, हमने आपको असेस कर लिया है। अच्छा जी, यार आप रिटर्न जमा करवा के आए और आपका क्या शुरू हुआ? ऑडिट के बाद आपको कहा जाएगा वजह बताओ क्यों ना आपके टैक्स लगाएं। अगर आप वजह ना बता पाए तो असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा आपके घर। अच्छा जी, यार इसको ना ऑडिट को कहते हैं घूरना, इसे कहते हैं बार्किंग, और इसे कहते हैं बाइट। देखें कभी डीओजी से पाला पड़े? डॉगी से? यार खुदा के ऐसे आइंदा ना बोलना ऐसी बात प्लीज भाई जी। देखें कभी डीओजी से पाला पड़े तो डीओजी पहले प्लानिंग करता है, उसके बाद डीओजी आपके पास आके वो कहते हैं, आप उसे वो करता है शो कॉज, वजह बताओ तुम्हें क्यों ना काटूं, शो कॉज, वजह बताओ, वजह बताओ। अगर आप वजह ना बता पाए तो फिर काट लेगा। तो टैक्स वाले पहले क्या करते हैं? घुरी मारते हैं। घुरी का क्या नाम है? ऑडिट। उसके बाद कहते हैं वजह बताओ, वजह बताओ क्यों ना तुमसे टैक्स मांगे। अगर आप नहीं वजह बता पाते तो फिर आपको वो, यार बाइट के बाद टीके लगते हैं या बार्किंग के बाद? अब आज मैं जा रहा था, डॉगी ने भौंका, अब मुझे टीके लगवाए, अब मुझे टीके लगवाए। अब दूर से ही उसके साथ आए मुझे लगता है। अब मुझे 22 लगते थे पुराने जमाने में, 14 टीके लगते थे। भाईजान टीका याद रखिएगा, असेसमेंट ऑर्डर के बाद लगता है। टैक्स कब जमा कराना पड़ेगा आपको? दौराने ऑडिट, शो कॉज नोटिस के वक्त, या असेसमेंट ऑर्डर जब आपके घर आ गया? तो याद रखिएगा टीका हमेशा। तो टैक्स कब हुकूमत के खजाने में जमा कराना होगा? जब आपके घर क्या आ गया। तो बोले पहले क्या आता है आपके घर? वजह बताओ क्यों ना आपको काटें। अगर आप वजह ना बता पाए तो फिर आपको काट लिया जाएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, शर्माना नहीं है। और बहुत कुछ पता नहीं नोट कर लेते हैं आप लोग। तो ये क्या चीज है आपके लिए? क्लियर? आ जाए जी। तो ये बस सारी बातें एक ही लिखी हुई हैं, ऊपर और नीचे सैंडविच हुई है। ये दरमियान में कबाब मैंने आपको बता दिया। एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शेल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स। सबसे आखिरी वाली बात की है इसने, शेल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स।
द ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ ऑर्डर कौन सा मेरे भाई? असेसमेंट ऑर्डर। तो ये लाइन वैसे से ऊपर लिखनी चाहिए थी, लेकिन पहले उसने क्या लिखा? एन ऑफिसर शैल काट। एन ऑफिसर शैल काट, काट का मतलब टैक्स मांगेगा। एन ऑफिसर शैल काट, जिसमें पेनल्टी भी लगाएगा और लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी लगाएगा। द काटना शैल बी पास्ड आफ्टर भोंकना। सही है? काटने से पहले क्या किया जाएगा? बार्किंग की जाएगी। क्लियर? वो अंग्रेजी का मुहावरा साइड पे रख दें कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बाइट कर लेते हैं कभी कभी बार्किंग वाले भी। अच्छा, तो ये बार्क भी कर रहा है, फिर बाद में बाइट भी कर रहा है। अगर इफ अ पर्सन फाइल्स द रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट के बाद खुद रिटर्न जमा करवा दें एंड पेज द टैक्स, तो फिर शो कॉज नोटिस एंड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल बी कैंसल्ड। फिर तो कैंसिल कर देना, बेचारे ने खुद ही आके माफी मांग ली है। पढ़े, इफ अ पर्सन फाइल्स रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट, और खुद ही बेचारा लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी जमा करवा दे और खुद ही बेचारा जुर्माना भी जमा करवा दे, तो फिर उसकी जो बदनामी हुई है उसे खत्म करें। द शो कॉज नोटिस एंड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शैल बी कैंसल्ड। फिर वो डीओजी अपने बरादरी लेके आएगा और माफी मांगेगा। शैल बी कैंसल्ड, शैल बी कैंसल्ड। फिर भाई ना इंदा आपको जो है वो बार करेंगे ना बाइट करेंगे, दिखाएं किधर क्या हुआ है, हम ही उसको कुछ करते हैं। अल्लाह से दुआ मांगते हैं हम सारे डीओजी। तो शो कॉज नोटिस एंड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी कैंसल्ड, वही लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन हैज एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल मेक एन, वही अंग्रेजी, शैल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर। द ऑर्डर शैल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ, ये वही लाइन आगे भी वही, वे ड्यू टू फलां 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 एन ऑफिसर शैल इशू अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के बाद पेमेंट ऑफ टैक्स करनी पड़ती है, वो मुझे पता है असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही करनी होती है, लेकिन वैसे ही उसने जिक्र कर दिया। तो शो कॉज नोटिस के बाद आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि शो कॉज नोटिस के बाद अगली चीज क्या आती है? असेसमेंट ऑर्डर। फिर उसके साथ आपको टैक्स पे करना पड़ता है। आगे तो वही इंग्लिश है, ऑफिसर शैल इशू अ शो कॉज नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल, कल करेंगे कोई, तो ये नीचे वाला देख लेंगे इसका क्या करना है। चलो ठीक है यार, क्लोज करो। न्यूमेरिकल करेंगे कोई, आप छोटा सा कर लें, फिर छोटा सा कोई न्यूमेरिकल कर लें चैप्टर 25 पे जाके को 5-7 मिनट का, क्योंकि आपने थ्योरी भी आज याद करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिया, मैं 8 कर लें। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, 516 पेज जाएं। क्वेश्चन 8,